हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है ट्रैश। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी एडवेंचर क्राइम ड्रामा मूवी है और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.1 है। तो रेटिंग देखकर तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये मूवी कितनी अच्छी होने वाली है। इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम जॉश एंजेलो को देखते जो कि अपने रूम में था और वो बहुत दुखी था। आगे हमें दिखाया जाता है कि एंजेलो की बेटी पिया एंजेलो की डेथ हो गई थी और उसे कब्रिस्तान में दफनाया जा रहा था। आगे एंजेलो अपनी बेटी को आखिरी अलविदा कहकर कब्रिस्तान से निकल जाता है। आगे एंजेलो अपने रूम में था और वो अपना सामान पैक करके कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। तभी हम देखते कि वो जिस बिल्डिंग में रहा करता था उस बिल्डिंग के नीचे पुलिस की गाड़ियां पहुंच चुकी थी और पुलिस ऊपर आकर एंजेलो के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाने लगती है। एंजेलो को पता चल गया था कि पुलिस उसे ही पकड़ने आई है, इसलिए वो अपार्टमेंट के बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और पाइप के जरिए बिल्डिंग से नीचे उतरकर वहां से भागने लगता है। पुलिस भी नीचे आ गई थी और वो भी एंजेलो का पीछा करने लगी थी और उनमें से एक पुलिस वाला एंजेलो के पांव पर गोली चला देता है। एंजेलो घायल हो गया था, इसलिए एंजेलो अपने कोट की जेब से एक वॉलेट निकालकर उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और वो वॉलेट एक कचरे की गाड़ी में जा गिरता है, जो गाड़ी वहां से निकल जाती है। तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और वो एंजेलो को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ कचरे की वो गाड़ी ट्रेस डंपयार्ड पर जाकर गाड़ी के कचरे को खाली कर देती है। ट्रेस डंपयार्ड पर कई बच्चे और लोग मौजूद थे जो कचरे से जरूरी चीजें निकालकर अपने पास रख रहे थे। वहीं पर कचरा बीनने वाला राफेल नाम का एक बच्चा भी था जिसके हाथ में एंजेलो का पर्स लग जाता है। राफेल उस पर्स को देखता है तो उसके अंदर पैसा था। आगे राफेल बैठा हुआ था, तभी उसके पास उसका दोस्त गार्डो आता है और राफेल गार्डो को भी उसमें से कुछ पैसा दे देता है। गार्डो के जाने के बाद राफेल एंजेलो का पर्स देखने लगता है तो उस पर्स में उसे एंजेलो का ID कार्ड, एक एनिमल लॉटरी टिकट और एक चाबी मिलती है। पर्स में एंजेलो की बेटी की मिनी फोटो डायरी और एक मिनी कैलेंडर भी मिलता है। दूसरी तरफ जॉश एंजेलो को पुलिस के द्वारा बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा था और उससे फेडरिको नाम का पुलिस ऑफिसर पूछताछ कर रहा था। तब फेडरिको पूछता है, वो वॉलेट जो तुमने फेंका था उसके अंदर क्या था? एंजेलो कुछ नहीं बताता। तब पुलिस द्वारा एंजेलो को मार दिया जाता है। आगे हमें सिस्टर ओलिविया को बताया जाता है जो चर्च में गरीब बच्चों की हेल्प किया करती थी। उस चर्च में जूलियट नाम के पादरी भी थे, वो भी गरीब लोगों की हेल्प किया करते थे। आगे राफेल और गार्डो बस्ती के बीच में भरे हुए पानी में नहाने लगते हैं। लोग भी ट्रेश डंपयार्ड से अपना काम खत्म करके जा रहे होते हैं। तभी वहां पर पुलिस की कुछ टीमें आ जाती है। पुलिस भी एंजेलो के वॉलेट की छानबीन में जुट गई थी। आगे पुलिस ऑफिसर फेडरिको बस्ती के अंदर आकर वहां फोटो लेने लगता है। आगे फोटो लेने के बाद गार्डो फेडरिको से पूछता है, वहां पर वो सब क्या हो रहा है? ये पुलिस वाले लोगों से पूछताछ क्यों कर रहे हैं? तब फेडरिको कहता है, हम लोग कुछ जरूरी ढूंढ रहे जो डंप यार्ड में आया था। वो एक वॉलेट था जो कचरा गाड़ी के जरिए डंप यार्ड में आ गया। तब गार्डो कहता है, यदि किसी ने वो ढूंढ के दे दिया तो क्या उसे इनाम मिलेगा? तब फेडरिको सोच के कहता है, हाँ, $1000 का इनाम मिलेगा। तब गार्डो कहता है, मेरा नाम गार्डो है और ये मेरा दोस्त राफेल है। राफेल फेडरिको की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए फेडरिको को राफेल थोड़ा अजीब लगता है। तब गार्डो फेडरिको से पूछता है, पुलिस उस वॉलेट को क्यों ढूंढ रही है? फेडरिको कहता है, क्योंकि वो वॉलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस वॉलेट में कुछ क्लू है जिसके जरिए हम क्राइम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या कल तुम दोनों उस डंप यार्ड में आओगे? उस वॉलेट को ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? तब गार्डो कहता है, हाँ, हम बिल्कुल आएंगे। आगे रात में गार्डो राफेल से कहता है, पर ये वॉलेट उस पुलिस ऑफिसर को देकर हम 1000 रियल पा सकते हैं। तब राफेल कहता है, मुझे उस पुलिस वाले की बात पर विश्वास नहीं, मैं उसे ये वॉलेट नहीं देने वाला। अब आगे वो लोग पानी में उतरकर सीवर लाइन की तरफ जाते हैं, जहाँ सीवर लाइन के अंदर उन्हीं का एक दोस्त रेटो रहा करता था। आगे राफेल रेटो से कहता है, हमें तुमसे कुछ काम है, मैं चाहता हूँ अभी के लिए तुम ये पर्स अपने पास रखो। पुलिस ने इस वॉलेट पर 50 ब्राजीलियन रियल का इनाम रखा है, हम तुम्हें उसमें से कट दे देंगे। तभी रेटो राफेल को चाबी दिखाता है जो उस पर्स के अंदर थी और रेटो कहता है, मैं जानता हूँ ये चाबी कहाँ की है, पर मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे जो भी मिलेगा उसमें से बराबर का हिस्सा दोगे। अब आगे वो तीनों ट्रेन के जरिए एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, जहां पर रेटो प्लेटफॉर्म के नीचे बनी जगह पर चला जाता है। उसे देखकर राफेल और गार्डो भी उसके पीछे जाते हैं। आगे स्टेशन के नीचे से निकलकर वो लोग मेन प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, जहाँ पर लॉकर बने हुए थे। वो लॉकर को देखकर रेटो कहता है, वो चाबी इन्हीं लॉकर में से एक की है। आगे रेटो देखता है कि वहाँ पर पुलिस भी थी। तब रेटो गार्डो से कहता है, तुम पुलिस को हैंडल करो, मैं जाकर वो लॉकर ओपन करूंगा। तब गार्डो वहाँ से निकलकर एक लेडी का पर्स छीनने लगता है और वो बिना पर्स लिए वहाँ से भाग जाता है।
पुलिस भी ये सब देखती है और वो गार्डो का पीछा करने लगती है। उसी वक्त रेटो और राफेल लॉकर के पास जाकर चाबी से वो लॉकर ओपन करने लगते हैं। ये वही लॉकर था जिसके अंदर एंजेलो ने पुलिस के पकड़े जाने से पहले कुछ रखा था। दूसरी तरफ रेटो और राफेल भी स्टेशन से भागते हुए रेल के अंदर चढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ गार्डो का भी पुलिस बहुत देर तक पीछा करती है, पर वो भी किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर ट्रेन में आकर बैठ जाता है। आगे गार्डो राफेल से पूछता है, बताओ तुम्हें लॉकर में क्या मिला। तब राफेल उसे वो लिफाफा दिखाता है। उस एनवलप के ऊपर लिखा था कि ये एनवलप जो क्लेमेंटे तक पहुंचाना है, जो कि कोवा जेल में बंद है। आगे वो लोग एनवलप खोलते तो उसके अंदर उन्हें एक लेटर और जॉश एंजेलो और उसकी बेटी की फोटो मिलती है। राफेल और उसके दोस्त उस लेटर का महत्व जानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था इसमें जरूर कुछ बड़ा है। इसलिए आगे वो तीनों चुपके से सिस्टर ओलिविया के घर पर जाते हैं। सिस्टर ओलिविया और फादर जूलियट बाहर किसी से बात कर रहे थे। तभी गार्डो ओलिविया का लैपटॉप चालू करके जाओ क्लेमेंटो के बारे में सर्च करने लगता है, जिसका नाम उस लेटर में लिखा हुआ था। जाओ क्लेमेंटो का नाम सर्च करते ही उन्हें गूगल पर काफी सारी लिंक मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि जॉय क्लेमेंटो एक लॉयर था, एक एक्टिविस्ट था, और उसने काफी गरीब लोगों को घर दिलवाने में हेल्प की थी, और उसने लोगों को इकट्ठा करके काफी सारे विरोध प्रदर्शन भी किए थे। इसलिए सरकार द्वारा जाओ क्लेमेंटे को जेल में डाल दिया गया था। और आगे वो जाओ क्लेमेंटो के बारे में छपी हुई सारी न्यूज के प्रिंट निकाल लेते हैं और वो तीनों ही वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर फेडरिको डंप यार्ड की जगह पर मौजूद था, जहां पर कई सारे लोग और बच्चे मिलकर उस वॉलेट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। फेडरिको भी डंप यार्ड को देख रहा था, पर उसे कहीं भी राफेल और गार्डो दिखाई नहीं देते। तभी फेडरिको कचरा बीन रहे एक लड़के को अपने पास बुलाता है और उसे पैसा देकर उससे गार्डो और राफेल के बारे में पूछता है। तब वो लड़का कहता है वो दोनों ही आज काम पर नहीं आए। अब रात में गार्डो और राफेल दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें वो वॉलेट पुलिस को दे देना चाहिए। बातें करते करते गार्डो गेम खेलने लगता है और राफेल वहीं पर बाथरूम करने लगता है। तभी कुछ पुलिस वाले वहां पर आकर राफेल को अपने साथ उठाकर गाड़ी में ले जाने लगते हैं। गार्डो भी ये देख लेता है, पर पुलिस कार लेकर वहां से निकल जाती है। तब गार्डो और रेटो दोनों पादरी जूलियट के पास जाते हैं और गार्डो जूलियट को बताता है पुलिस राफेल को पकड़ कर ले गई है। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले राफेल को पकड़कर फेडरिको के पास ले जाते हैं। मैंने तुमसे उस वॉलेट के बारे में पूछा था, पर तुमने मुझे सीरियसली नहीं लिया। आगे वो पुलिस वाले राफेल के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांधकर उसे गाड़ी में बिठा देते हैं और वो गाड़ी को तेजी से चलाते हुए गाड़ी को टर्न लेने लगते हैं, जिसके कारण राफेल गाड़ी के पीछे लगी हुई जालियों से टकराने लगता है। दूसरी तरफ फादर जूलियट भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए थे और वो वहां पर राफेल के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। तब पुलिस वाले कहते ये माइनर का पुलिस स्टेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पर किसी भी राफेल को नहीं लाया गया। तब फादर जूलियट पुलिस वालों की बातों को ना मानकर जेल के अंदर राफेल राफेल चिल्लाने लगते हैं। बदले में पुलिस वाले फादर जूलियट को पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। दूसरी तरफ काफी देर तक गाड़ी को घुमाने के बाद पुलिस वाले राफेल को वापस डिक्की से बाहर निकालते हैं और फेडरिको राफेल से कहता है पैसों के अलावा तुम्हें उस वॉलेट में और क्या मिला? क्या तुम्हें मालूम है हमने जॉश एंजेलो को कितनी बुरी तरह से मारा था? तब राफेल प्रार्थना करने लगता है और वो फेडरिको को कहता है भगवान तुम्हें माफ करे। यह सुनकर फेडरिको पुलिस वालों को राफेल को मारने का बोलकर वहां से निकल जाता है। आगे एक पुलिस वाला राफेल को मारने वाला था, पर वो राफेल को ना मारकर गोली दूसरी तरफ चला देता है। तब वो पुलिस वाला कहता है मैं पॉलिटिशियन सैंटोस को बचाने के चक्कर में अपने हाथ गंदे क्यों करूं? आगे वो दोनों ही पुलिस वाले बिना राफेल को मारे वहां से निकल जाते हैं। अब अगले दिन रेटो और गार्डो दोनों ट्रेस डंप यार्ड में थे। तभी उन्हें आवाजें आती है कोई बच्चा घायल है और वो डंप यार्ड में आया है। ये सुनकर रेटो और गार्डो समझ गए थे और वो राफेल की तरफ भागते हैं। आगे सभी लोग इकट्ठा होकर राफेल को चर्च के हॉस्पिटल में ले आते हैं और वहाँ पर फादर जूलियट राफेल का इलाज करते हैं। अब मूवी में आगे हमें ओलिविया को बताया जाता है जो अपने घर पर जाती है। ओलिविया अंदर जाकर लाइट चालू करती है, तभी वो आवाज सुनकर डर जाती है। ओलिविया देखती है तो उसके घर के अंदर रेटो, राफेल और गार्डो मौजूद थे। तब गार्डो कहता है मिस ओलिविया हमें आपकी जरूरत है, हमें आपकी हेल्प चाहिए। तब वो ओलिविया को समझाने लगते हैं कि पुलिस राफेल को मारना चाहती है। तब गार्डो कहता है इसलिए हमें लॉयर की जरूरत है ताकि राफेल को इंसाफ मिल सके। मेरे ग्रैंडफादर लॉयर है जो अभी जेल में है और मुझे लगता है वो राफेल की हेल्प कर सकते हैं। तब गार्डो बोलता है तुम अमेरिकन हो, तुम व्हाइट हो, इसलिए तुम हमसे अलग लगती हो, इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम हमारी हेल्प कर सकती हो। आगे राफेल गार्डो से कहता है गार्डो मुझे कुछ याद आया है, जब वो पुलिस वाले मुझे जान से मारने वाले थे तब उन्होंने मुझे नहीं मारा,
और उसमें से एक पुलिस वाला कह रहा था मैं पॉलिटिशियन सेंटोस को बचाने के चक्कर में अपने हाथ गंदे क्यों करूं। तब वहीं बेटा रेटो कहता है मैं सेंटोस नाम के आदमी को जानता हूं, वो एक मोटा पॉलिटिशियन है और अभी वो मेयर बनने की कोशिश कर रहा है। वो समुद्र बीच के पास रहता है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ। अगले दिन राफेल रेटो के साथ बस में बैठकर सेंटोस के घर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ओलिविया भी गार्डो से मिलने जेल में जाने लगती है, उसके दादा से मिलने। गार्डो के पास अच्छे कपड़े नहीं थे, तब ओलिविया उसे अच्छे कपड़े दिलवाती है। आगे वो दोनों किसी तरह छुपते छुपाते सेंटोस के घर के पास पहुंच जाते हैं, जहां घर के बाहर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी थी। वो लोग घर के अंदर जाने की कोशिश करते तभी उनके ऊपर कुत्ता भौंकने लगता है। तभी वहां पर काम करने वाला आदमी कुत्ते को पकड़ता है और वो उन दोनों से पूछता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। रेटो कहता है हम तो बस यहाँ पर फ्रूट्स बिनने आए थे। वो आदमी कहता है क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उधर जाकर छिप जाओ, मैं तुमसे वहाँ बात करता हूँ। दूसरी तरफ ओलिविया भी गार्डो को लेकर जेल में जाती है। तब जेल का अधिकारी ओलिविया का आईडी देखकर उसे कहता है ठीक है मैं क्लेमेंटे से मिलवाने का इंतजाम करवा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मुझे पैसा देना होगा। और आगे पुलिस ओलिविया और गार्डो को क्लेमेंटे से मिलवाने के लिए ले जाती है। जाओ क्लेमेंटे एक बूढ़ा आदमी था और वो आकर ओलिविया से मिलता है। तब गार्डो क्लेमेंटे से कहता है मेरे पास आपके लिए एक मैसेज है, जॉश एंजेलो का मैसेज। जॉश एंजेलो का नाम सुनते ही क्लेमेंटे गार्डो को अपने पास बैठने के लिए कहता है और क्लेमेंटे कहता है बताओ तुम्हारे पास जॉश एंजेलो का क्या मैसेज है, वो मेरा नेफ्यू है। तब गार्डो कहता है हमें उनका लेटर मिला था जो उन्हें आपके पास भेजना था इस जेल में। जो भी उस लेटर में लिखा था वो सब मैंने याद कर लिया है। उस लेटर में लिखा था डियर सर मैं काफी दिनों से आपसे बात नहीं कर पाया हूँ, पर मैं हमेशा ही आपके साथ था। जिसने आपको सलाखों के पीछे भेजा है वो आदमी जल्दी जेल में होगा, जल्दी उसका करप्शन और झूठ दुनिया के सामने आ जाएगा। आपने जो भी स्ट्रगल किया है वो जाया नहीं जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। सेंटोस को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये लेटर जॉश एंजेलो ने रोते रोते क्लेमेंटे के लिए लिखा था। क्लेमेंटे देश में करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, इसलिए उसे जेल में डाल दिया गया था और बाहर रहकर जॉश एंजेलो करप्शन के खिलाफ फाइट वाले मूवमेंट पे काम कर रहा था। जॉश एंजेलो के लेटर में लिखी बातों को पढ़कर क्लेमेंटे रोने लगता है। दूसरी तरफ सेंटोस के घर में काम करने वाला आदमी राफेल और रेटो को एक तरफ ले जाता है, क्योंकि वो भी उन्हीं की तरह गरीब था, इसलिए वो उनकी हेल्प करता है। तब रेटो घर को देखकर पूछता है यहाँ पर इतनी सिक्योरिटी क्यों है। तब वो आदमी कहता है इस घर से तकरीबन $10 मिलियन चोरी हो गए थे। रेटो और राफेल थाइगो से पूछते हैं घर से $10 मिलियन की चोरी कैसे की। थाइगो कहता है तुम मुझसे बहुत कुछ जानना चाहते हो, पर यही इस चोरी का सबसे फन पार्ट है। एक्चुअल में जॉश एंजेलो मेरे बॉस सेंटोस का राइट हैंड था। आगे हमें पॉलिटिशियन सेंटोस को दिखाया जाता है। तभी उससे जॉश एंजेलो आकर मिलता है और वो कहता है वो लोग आपसे डील करने आ गए हैं। सेंटोस भी उठकर उन लोगों से मिलने चला जाता है जो उसके साथ डील करने वाले थे। उन्हीं में से एक आदमी पैसों का एक बैग जॉश एंजेलो को देता है और एंजेलो उन पैसों को ले जाकर घर में बने सेफ में रख देता है। आगे सेंटोस सारे पैसों को काउंट करता है और वो उन पैसों की एंट्री एक लाल रजिस्टर में कर देता है। सेंटोस अपने पैसों का लेखा जोखा रखने के लिए कंप्यूटर का यूज ना करके इस लाल रजिस्टर का यूज किया करता था। सेंटोस एक बड़ा पॉलिटिशियन था और उसे ये सारा पैसा बिजनेसमैन द्वारा मिला करता था और इसी से सेंटोस अपना इलेक्शन लड़ा करता था। आगे सेंटोस उन पैसों को और उस रजिस्टर को एंजेलो को दे देता है सेफ में रखने के लिए। एंजेलो सेंटोस का राइट हैंड था, इसलिए वो उस पर बहुत ट्रस्ट करता था। आगे एंजेलो सेंटोस के घर में बना सेफ ओपन करके उसके अंदर पैसा और वो लाल रजिस्टर रख देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारा पैसा रखा हुआ था। आगे सेंटोस अपने घर से कुछ दिन के लिए ट्रिप के लिए निकल जाता है और एंजेलो के लिए अच्छा मौका था सेंटोस की नजरों से बचकर कुछ बड़ा करने का। एंजेलो सबसे पहले किचन के अंदर रखे फ्रिज के पाइप को काट देता है, जिसके कारण उस फ्रिज में से लगातार पानी बहने लगता है और रोजाना सेंटोस की नौकरानी को वो पानी साफ करना पड़ता है। सेंटोस की वाइफ कहती है मैं इस फ्रिज से परेशान हो गई हूँ, ये फ्रिज खराब हो गया है। तब वहीं बेटा एंजेलो कहता है हमें नया फ्रिज ऑर्डर कर देना चाहिए। अब रात में एंजेलो सेंटोस के सेफ से सारा पैसा निकालकर उन्हें बड़ी बड़ी ब्लैक पॉलिथीन में भर देता है और वो सेंटोस के उस लाल रजिस्टर को भी थैली में रख देता है। अब रात में एंजेलो उन पॉलिथीन को घर के बाहर रखने लगता है। तभी घर में काम कर रही लेडी एंजेलो से पूछती है तुम रात में यहाँ पर क्या कर रहे हो। एंजेलो कहता है मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, ये खराब फ्रिज यहाँ पर कितने दिनों से पड़ा है, ये यहाँ से कब ले जाया जाएगा। तब वो लेडी कहती है कल हटाले की गाड़ी आकर इस फ्रिज को ले जाएगी। ऐसा कहकर वो लेडी अंदर चली जाती है। तभी एंजेलो उन पैसों की थैलियों को फ्रिज में भर देता है। अगले दिन सुबह अटाली की गाड़ी वहां पर आकर उस फ्रिज को ले जाने लगती है। तब वहीं खड़ा एंजेलो गाड़ी के ड्राइवर से कहता है मैं तुम्हें 40 रियल दूंगा,
क्या तुम इस फ्रिज को मेरे घर पर छोड़ दोगे? मैं तुम्हें 20 रियल और दूंगा मुझे भी साथ ले जाने के लिए। एंजेलो के ऑफर को सुनकर गाड़ी का वो ड्राइवर हाँ कह देता है। एंजेलो उस गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और वो काफी खुश भी था। इस तरह से एंजेलो उस घर से सेंटोस का सारा पैसा और वो लाल रजिस्टर लेकर निकल जाता है। क्लेमेंटे भी गार्डो के बताए हुए पूरे लेटर को सुन लेता है और आगे क्लेमेंटे गार्डो से कहता है, क्या उस लेटर में और कुछ भी था? तब गार्डो कहता है, हाँ, उस एनवलप में एक फोटो भी था जिसके पीछे कुछ नंबर लिखे हुए थे। यह सुनकर क्लेमेंटे गार्ड को बुलाकर उससे अपनी बाइबल मांगता है। तब मार्को नाम का वो गार्ड कहता है, इनके मिलने का समय खत्म हो चुका है और मैं बाइबल को हाथ नहीं लगा सकता, इसलिए तुम इनसे बोलो कि ये मिलने के लिए कल आए। तब क्लेमेंटे ओलिविया और गार्डो से कहता है, मार्को अभी हमारी हेल्प नहीं कर सकता है, इसलिए तुम्हें कल आना होगा। आगे क्लेमेंटे गार्डो से कहता है, उन नंबर में बाइबल के कोड छुपे हैं, तुम्हें उन पे चैप्टर और वर्स को देखना होगा जो फोटो के पीछे नंबर लिखे हैं। ये काफी सिंपल है, तुम इजीली उसे क्रैक कर दोगे। शायद आज के बाद हम लोग वापस कभी नहीं मिल पाएंगे। आगे गार्डो जेल के उस गार्ड मार्को से बात करता है और मार्को गार्डो से कहता है, तुम्हें मुझे 1000 रियल देने होंगे, तभी मैं तुम्हें क्लेमेंटे की वो बाइबल दे पाऊंगा। तो दोस्तों, क्लेमेंटे और एंजेलो के पास एक ही जैसी बाइबल थी जिसके जरिए वो एक दूसरे को सीक्रेट मैसेज भेजकर मैसेज को डिकोड किया करते थे। एंजेलो ने जो सीक्रेट मैसेज भेजा था उसे डिकोड करने के लिए गार्डो को अब क्लेमेंटे की उस बाइबल की जरूरत थी जो क्लेमेंटे के पास जेल में थी। आगे ओलिविया भी सारी परिस्थिति को समझकर उस फोटो और उसके पीछे लिखे कोड को देखती है और ओलिविया राफेल से पूछती है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो अपनी जान को जोखिम में डालकर? तब वही बेटा गार्डो कहता है, क्योंकि वो सही है, इसलिए हमें 1000 रियल चाहिए होंगे उस बाइबल को खरीदने के लिए। तब वही बेटी ओलिविया अपने कैमरे को देखती है और वो सभी से पूछती है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम उसके बारे में वीडियो बनाना चाहोगे ताकि तुम्हारी ये बातें सभी तक पहुंच पाए। तब वो लोग राफेल को सामने बिठाकर उसका व्यू रिकॉर्ड करने लगते हैं। दूसरी तरफ सेंटोस पुलिस ऑफिसर फेडरिको को कॉल करके कहता है, मैंने सुना है कि कोई डंप यार्ड में काम करने वाला लड़का जेल में जाकर क्लेमेंटे से मिला है। तुम कुछ भी करो, मुझे मेरा लाल रजिस्टर ला कर दो और मेरा पैसा भी। घर में रेटो का वीडियो शूट किया जा रहा था, तभी घर के बाहर पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर रेटो, राफेल और गार्डो वहां से भाग जाते हैं। पुलिस घर में आकर पूरे घर की तलाशी लेने लगती है। तभी घर में फेडरिको आकर सभी पुलिस वालों को वहां से बाहर निकलने के लिए कहता है। फेडरिको ओलिविया से कहता है, तुम दूसरी कंट्री से यहाँ पर काम करने आई हो। इस देश में छोटे बच्चे को जेल में ले जाना अच्छा आइडिया नहीं है और जेल अधिकारी को रिश्वत देना तो बिल्कुल नहीं। हमारे देश में ये क्राइम है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। आगे फेडरिको ओलिविया को अपने साथ पकड़कर ले जाता है। राफेल, रेटो और गार्डो ऊपर छिपकर ये सब देख रहे थे। आगे पुलिस वहां बने कचरा बिनने वाले सभी घरों को आग लगा देती है। अपनी बस्ती को जलता देख राफेल और गार्डो भी काफी दुखी होते हैं। आगे राफेल गार्डो से कहता है, अब हम क्या करेंगे? गार्डो कहता है, मुझे नहीं पता, पर चलो अभी हमें वो बाइबल लेनी है। अब राफेल, रेटो और गार्डो उस बाइबल को लेने जा रहे थे पर उनके पास पैसा नहीं था। तभी रेटो गार्डो और राफेल से कहता है, मैं तुम्हें कल स्टेशन पर मिलूंगा। आगे रेटो वापस अपनी बस्ती में आ जाता है जहां पर सभी लोग अपना अपना सामान लेकर जा रहे थे। तभी रेटो मौका पाकर फादर जूलियट के घर में चला जाता है और वो उनके बॉक्स में रखा कुछ पैसा निकाल लेता है। आग लगने के कारण लोग जल चुके थे, उन्हें दवाइयाँ और खाने की जरूरत थी। फादर जूलियट अपने घर में आकर अपने पैसों को देखते तो वहाँ पैसा नहीं रखा हुआ था और वहाँ पर जूलियट को एक पेपर में मिलता है जिस पर रेटो ने अपना नाम लिख दिया था। ये देखकर फादर जूलियट बहुत दुखी होते हैं। अब आगे स्टेशन पर रेटो राफेल से आकर मिलता है और वो उसे वो पैसा देता है। तब राफेल उन पैसों को देखकर कहता है, तुम्हें ये पैसा कहाँ से मिला? तब रेटो कहता है, भगवान शायद मुझे माफ कर देंगे। राफेल समझ जाता है कि रेटो ने चर्च का पैसा चोरी किया है। आगे राफेल मार्को को पैसा देकर बाइबल लाने का प्लान बनाता है। उन्हें पता था कि मार्को उन्हें आसानी से बाइबल नहीं देने वाला और जब वो बाइबल लेने जाएंगे तब वहाँ पुलिस भी मौजूद होगी उन्हें पकड़ने के लिए। आगे गार्डो मार्कोस की बताई हुई जगह पर वो बाइबल लेने के लिए जाता है और मार्कोस गार्डो से पूछता है, क्या तुम पैसा लेकर आए हो? तब गार्डो मार्कोस को पैसा दे देता है और मार्कोस भी गार्डो को वो बाइबल दे देता है और मार्कोस कहता है, अब तुम इस बाइबल को अपने दोस्तों के पास ले जा सकते हो। ये सुनकर गार्डो अपने पास से एक धारदार टूल निकाल लेता है और गार्डो बाइबल लेकर वहां से भागने लगता है। तभी मार्कोस उसे पकड़ लेता है और मार्कोस रेस्टोरेंट में बैठे दूसरे पुलिस वालों को वहां बुलाने लगता है। गार्डो को पता था कि ऐसा होने वाला है, इसलिए वो उस धारदार हथियार से मार्कोस पर हमला कर देता है।
रेस्टोरेंट में बैठा दूसरा पुलिस वाला गार्डो को पकड़ने आने लगता है, पर गार्डो रेस्टोरेंट के अंदर ही भागने लगता है और गार्डो रेस्टोरेंट के किचन से होते हुए छत के ऊपर जाकर वहां से निकल जाता है। तभी रेस्टोरेंट के बाहर रेटो भी वेट कर रहा था गार्डो के बाहर निकलने का। गार्डो जैसे ऊपर आता है तब रेटो उससे वो बाइबल मांग लेता है। तब रेस्टोरेंट के बाहर खड़े पुलिस वाले भी उसे देख रहे थे। गार्डो उस बाइबल को रेटो की तरफ फेंकता है और रेटो उस बाइबल को वहां से उठाकर भागने लगता है। तब रेस्टोरेंट के बाहर खड़े पुलिस वाले भी रेटो को देखकर उसका पीछा करने लगते हैं। रेटो भाग रहा था तभी उसके साथ वाली रोड पर राफेल भी साइकिल लेकर आ जाता है और रेटो अपने हाथ वाली बाइबल को राफेल की साइकिल पर फेंक देता है और राफेल वहां से साइकिल लेकर निकल जाता है। आगे राफेल एक हाईवे पुल को क्रॉस करने लगता है जिसके नीचे से गाड़ियां जा रही थी। तभी वहां पर गार्डो और रेटो भी आ जाते हैं। वो भी उस पुल को क्रॉस करने लगते हैं, पर रोड बहुत फास्ट चल रही थी, इसलिए पुलिस वाले रोड को क्रॉस न करके दूर से उन तीनों पर निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, पर वो तीनों ही वहां से बचकर निकल जाते हैं। आगे वो लोग घनी आबादी वाली एक कॉलोनी में पहुंचकर वहां पर ऊपर बने एक मकान पर चले जाते हैं। जो मकान अभी बन रहा था वहां पर कोई नहीं रहता था। आगे गार्डो उनके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है और रेटो और राफेल उन नंबर को बाइबल में ढूंढने की कोशिश करते हैं जो नंबर उन्हें एंजेलो के लेटर से मिले थे। उसमें सबसे पहला 909 नंबर बाइबल का पेज नंबर था। उसके आगे नंबर 4 लिखा था जो कि 909 नंबर पेज का चैप्टर 4 का नंबर था। नंबर 4 के आगे नंबर 3 लिखा हुआ था। वो देखते हैं तो बाइबल में उन्हें चैप्टर 4 में नंबर 3 पैराग्राफ मिलता है जहाँ पर नंबर 3 लिखा हुआ था। 3 नंबर के आगे उन्हें पेपर पर नंबर 10 दिखाई देता है, पर उन्हें बाइबल में आगे कहीं भी नंबर 10 दिखाई नहीं दे रहा था और वो समझ नहीं पा रहे थे। तब राफेल कहता है हो सकता है पैराग्राफ 3 का वर्ड नंबर 10 हो। तब राफेल पैराग्राफ 3 के 10 वर्ड को गिनता है तो उन्हें 10वां वर्ड काऊ मिलता है यानी गाय। इसी तरह वो लेटर में मिले पेपर पर लिखे हुए सारे नंबर को बाइबल में सर्च करने लगते और उन्हें दूसरा वर्ड बाइबल में मिलता है लॉयन। इसी तरह आगे के नंबर सर्च करने पर उन्हें हॉर्स और बियर वर्ड मिलता है, यानी कोड में लिखे हुए नंबर से उन्हें सभी जानवरों के नाम मिल रहे थे। तब रेटो कहता है ये तो किसी एनिमल लॉटरी जैसा लग रहा है। तभी राफेल को याद आता है कि उसे वॉलेट से एक एनिमल लॉटरी भी मिली थी जिसके ऊपर जानवरों के फोटो छपे हुए थे और उन पर नंबर लिखे हुए थे। राफेल कहता है मुझे कुछ चाहिए लिखने के लिए। दूसरी तरफ गार्डो भी उन लोगों के खाने के लिए कचरा पेटी से बचा कुचा कुछ ढूंढ रहा था और वहाँ पर पार्टी भी चल रही थी जहाँ पर कई सारे लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। उन्हीं में से एक लड़की गार्डो को देखकर उसके पास आती है और वो उसे कहती है क्या तुम भूखे हो, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तब गार्डो कहता है हाँ बिल्कुल। तभी उस लड़की को वहाँ पर कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं। तब वो लड़की गार्डो से कहती तुम यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। तभी वहाँ पर पुलिस की गाड़ी आने लगती है और सभी पार्टी कर रहे लड़के लड़कियां वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब देखकर गार्डो भी वहाँ से भागने लगता है क्योंकि पुलिस उसी की खोजबीन करने वहाँ पर आई थी। दूसरी तरफ राफेल उन जानवरों के नाम लिखता है जो नाम उसे बाइबल से मिले थे और जानवरों की फोटो के साथ जो नंबर लिखे थे उन्हें भी याद करके वो दीवार पर लिखता है। और गार्डो किसी तरह से राफेल के पास पहुंच जाता है और वो उसे कहता है पुलिस यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ से जल्दी भागो। तब राफेल और रेटो भी गार्डो के पीछे पीछे वहाँ से भागने लगते हैं, पर वहाँ से भागने से पहले राफेल उन नंबर को देख लेता है जो उसने दीवार पर लिखे थे। उनके वहाँ से निकलते ही पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लोग छत के रास्ते से भाग रहे थे और पुलिस चारों तरफ नीचे फैल चुकी थी। तभी जो लड़की जो नीचे गार्डो से मिली थी वो अपने घर में थी और वो गार्डो को देख लेती है। वो लड़की गार्डो को अपने पास बुलाकर कहती है मैंने तुम्हें भागने के लिए कहा था, चलो अब जल्दी से यहाँ से चलो। आगे वो लड़की गार्डो, राफेल और रेटो को खुफिया रास्ते से सड़क पर ले आती है और वो लड़की सड़क पर अपने कुछ बाइकर दोस्तों से बातें करती है, इनके पीछे पुलिस पड़ी है, इन्हें जल्दी से यहाँ से ले जाओ। तब वो बाइकर राफेल, रेटो और गार्डो को बाइक पर बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। दूसरी तरफ अब उस कॉलोनी में फेडरिको भी आ चुका था और फेडरिको उस रूम में जाता है जहाँ पर राफेल, रेटो और गार्डो रुके हुए थे। वहाँ पर फेडरिको को एंजेलो और उसकी बेटी का फोटो मिल जाता है जिसके पीछे नंबर लिखे हुए थे। तभी फेडरिको की नजर दीवार पर लिखे हुए उन जानवरों के नाम और उनके नंबर पर पड़ती है। दूसरी तरफ बाइकर भी उन तीनों को कॉलोनी से बाहर लेकर आ चुके थे। तभी राफेल रास्ते में रुककर फोन बूथ से किसी को फोन कॉल करने लगता है और वो वही नंबर डायल करता है जो उसने दीवार पर लिखकर छोड़ा था। दूसरी तरफ फेडरिको भी अपने रूम में मौजूद था और वो भी अपने मोबाइल से वही नंबर डायल करता है। तो दूसरी तरफ से उन दोनों की आवाज आती है, ये सेंट फ्रांसिस कब्रिस्तान है और आपको यदि कुछ जानकारी चाहिए तो आपको सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच कॉल करना होगा। ये सुनकर फेडरिको और राफेल दोनों ही समझ जाते कि वो नंबर कब्रिस्तान का था।
अब आगे राफेल, रेटो और गार्डो सेंट फ्रांसिस कब्रिस्तान में जाते हैं। तब गार्डो कहता है लेकिन ये जगह तो बहुत ही बड़ी है, तुम यहाँ पर पैसा कैसे ढूंढोगे? राफेल कहता है मैं भी वही सोच रहा हूँ। तब गार्डो कहता है तो यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं होगा, हमें जॉश एंजेलो की कब्र ढूंढनी होगी। और ऐसा कहकर गार्डो और रेटो वहाँ से चले जाते हैं। आगे राफेल सोचने लगता है और वो बाइबल खोल के छोटा कैलेंडर निकालता है। ये वही कैलेंडर था जो उसे जॉश एंजेलो के वॉलेट से मिला था। वो छोटे से कैलेंडर में छठे महीने और उसकी 17 तारीख पर पेन से गोला बनाया हुआ था। ये देखकर राफेल सोचने लगता है कि ये क्यों किया गया होगा। दूसरी तरफ रेटो और गार्डो भी कब्रिस्तान में घूम रहे थे, वो जॉश एंजेलो की कब्र को ढूंढ रहे थे। तभी राफेल को अपने सामने एक कब्र नजर आती है जिस पर लिखा हुआ था एरिया 4 और कब्र नंबर 6। ये देखकर राफेल समझ जाता है कि ये कब्रिस्तान अलग अलग एरिया में बटा हुआ है और यहाँ पर कब्रों के भी नंबर है। जॉश एंजेलो ने भी अपनी बेटी को दफनाए जाने के ठीक बाद उस कैलेंडर पर निशान लगाया था। कैलेंडर पर भी महीने के 6 नंबर पर निशान लगा हुआ था। आगे राफेल उस कब्रिस्तान के एरिया नंबर 6 में जाता है। दूसरी तरफ फेडरिको भी उस कब्रिस्तान में पहुंच गया था और उसे कब्रिस्तान के अंदर से रेटो और गार्डो की आवाज आ जाती है जो जोर जोर से बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ राफेल भी एरिया नंबर 6 की कब्र नंबर 17 पर पहुंच गया था। तो वो देखता है वो कब्र पिया एंजेलो की थी, यानी जॉश एंजेलो की बेटी की। तभी वहाँ पर राफेल को एक बच्चे की आवाज आती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? राफेल पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक छोटी लड़की खड़ी हुई थी। राफेल उस लड़की को कहता है मैं बस इस कब्र को देख रहा था, मेरा नाम राफेल है, तुम्हारा क्या नाम है? वो लड़की कहती है मेरा नाम पिया है। तब राफेल कहता है तुम इस कब्र के अंदर भी हो और मेरे सामने भी हो, लेकिन तुम इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? पिया कहती है मैं अपने डेट का वेट कर रही हूँ, उन्होंने मुझे कहा था कुछ भी गलत होगा तो वो मुझे यहाँ पर लेने आ जाएंगे। तब राफेल कहता है ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं अपने दोस्तों को बुला कर ला रहा हूँ। राफेल आवाज देकर अपने दोस्तों को बुलाने लगता है पर उसके दोस्त उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देते। तब राफेल वापस उस कब्र के पास जाता है तो वो देखता है पिया वापस कहीं छिप गई थी। तभी वहाँ पर फेडरिको गार्डो और रेटो को पकड़कर ले आता है और वो राफेल से पूछता है क्या तुम्हें वो पैसा मिल गया? तब राफेल कहता है वो पैसा उस तरफ है। तब फेडरिको गार्डो और रेटो को हथियार उठाकर वो कब्र खोदने के लिए कहता है। आगे वो तीनों पिया की कब्र को खोद के उसके अंदर से कॉफिन निकाल लेते हैं और वो देखते उस कॉफिन के अंदर वही काली थैलियां थी जिसके अंदर जॉश एंजेलो ने पैसा भरा था। तब फेडरिको कहता है उस थैली में देखो क्या कोई रजिस्टर है? वो लोग थैली में देखते तो उसके अंदर उन्हें सेंटोस का वो रजिस्टर भी मिल जाता है। ये देखकर फेडरिको सेंटोस को कॉल करने लगता है। तभी उसके पीछे वाली कब्र पर पिया आ जाती है और पिया फेडरिको के सर पर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देती है। मौका पाकर गार्डो और रेटो भी उसे मारने लगते और राफेल फेडरिको की गन उठाकर उस पर ही तान देता है। तब तक पिया, रेटो और गार्डो पैसों की थैलियां लेकर वहां से भागने लगते। राफेल शूट करने वाला था पर वो शूट नहीं करता और वो गन से ही फेडरिको पर हमला करके आखिरी पैसों की थैली लेकर वहां से निकल जाता है। फेडरिको भी समझ जाता है कि राफेल ने उसे जिंदा छोड़ दिया, इसलिए वो भी उसका पीछा नहीं करता। अब आगे वो तीनों पिया को भी अपने साथ लेकर डंप यार्ड में चले जाते हैं। तब राफेल और गार्डो पैसों की वो थैलियां लेकर डंप यार्ड के ऊपर वाले हिस्से पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ रेटो भी रजिस्टर और कुछ पैसा लेकर पिया के साथ वहां से निकल जाता है। रेटो वो पैसा और रजिस्टर फादर जूलियट के घर में जाकर रख देता है। फादर जूलियट भी उन पैसों को देखते और वहां पर रेटो ने अपना नाम लिखकर भी छोड़ा था। ये देखकर फादर जूलियट बहुत खुश होते हैं। आगे वो देखते कि वहां पर रेटो ने और भी पैसा और रजिस्टर भी छोड़ा था। दूसरी तरफ ओलिविया भी जेल से छूटकर अपने घर आ गई थी, उसे फेडरिको ने छोड़ दिया था। ओलिविया बेड के नीचे से वो कैमरा निकालती है जिसमें उसने राफेल और उसके दोस्तों का इंटरव्यू शूट किया था। आगे राफेल और गार्डो भी डंप यार्ड में ऊपर बैठे हुए थे। डंप यार्ड में सुबह सुबह काम करने वाले मजदूर वहां आने लगे थे। तभी वो दोनों थैलियों से पैसा निकालकर उसे हवा में उड़ाने लगते ताकि वो पैसा सभी कचरा बीनने वाले वर्कर्स के हाथ में लग सके और वहां काम करने वाले सभी वर्कर उन पैसों को उठाने लगते। राफेल ने ऐसा इसलिए किया था ताकि इन पैसों से सभी की जिंदगी थोड़ी थोड़ी बेटर हो सके। आगे राफेल और उसके दोस्त एक पैसों की थैली अपने साथ रखकर गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। आगे ओलिविया भी वापस जूलियट के पास आती है। तब जूलियट कहता है तुम इतने दिन कहाँ थी? ओलिविया कहती है ये बहुत लंबी कहानी है, उन लड़कों का क्या हुआ, उनके बारे में कुछ पता चला? तब फादर जूलियट ओलिविया को रेटो का बनाया हुआ स्केच दिखाता है और कहता है रेटो ने आज सुबह ही ये यहाँ पर छोड़ा है।
अब वो लड़के यहाँ से निकल चुके हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए। तब ओलिविया कहती है मेरे पास भी कुछ है, और ओलिविया जूलियट को चिप दिखाती है, जिस चिप में उसने राफेल और उसके दोस्तों का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, जिसमें राफेल और उसके दोस्तों ने कहा था कि हम सेंटोस के करप्शन को उजागर करना चाहते, इसलिए पुलिस हमें मारना चाहती है, वो हमारे पीछे पड़ी है। ये सारे वीडियो देखकर जूलियट कहता है हम इन वीडियो का क्या करेंगे। ओलिविया कहती है हम इन वीडियोस को कुछ साइट पर डाल सकते हैं, जहां से ये वीडियो ब्लॉगर और न्यूज चैनल के पास चले जाएंगे, जिससे सेंटोस की रियलिटी काफी लोगों तक पहुंच पाएगी। तब जूलियट कहता है ठीक है, फिर हम भी सही करेंगे। आगे जूलियट सेंटोस के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने लगता है और न्यूज पोर्टल को सेंटोस की डायरी में लिखे हुए करप्शन के सारे सबूत देने लगते हैं। दूसरी तरफ राफेल और उसके दोस्त भी समुद्र किनारे रहने चले जाते हैं। वहीं के एक रेस्टोरेंट में टीवी चल रही थी, जिस पर न्यूज दिखाई जा रही थी। रिसेंटली यूट्यूब पर 3 ब्राजीलियन लड़कों की वीडियो फेमस हो चुकी है, जिसमें उन्होंने बताया कि पुलिस और पॉलिटिकल लीडर ने उन्हें कैसे परेशान किया। उन्होंने करप्शन को उजागर भी किया और बदले में लीडर सेंटोस को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। आगे हम देखते हैं कि पिया, राफेल, रेटो और गाडो समुद्र किनारे एंजॉय कर रहे थे। उनके पास काफी पैसा था और वो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छी तरह से जी रहे थे, और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।